आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। इसीलिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट बन गया है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल हो या फिर आपका हायर सेकेंडरी लेवल हो। सारे लेवल्स पे हम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से ही बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर आप देखोगे हमारा जो टीचिंग प्रैक्टिस चल रहा है वो भी हमारा ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो गया है। लेकिन जो पहले हमारा होता था उसके अंदर हम बच्चों को नंबर असाइन करते थे, उनको मार्क्स देते थे ऑन देयर परफॉर्मेंस। उन्होंने किस तरह की परफॉर्म किया है, किस तरह से उन्होंने आंसर्स लिखे हैं, उनके बेसिस पे हम बच्चों को मार्क्स असाइन करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो बच्चे हैं उनको हम मार्क्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनके बेसिस पे हम उनकी एक्चुअल एबिलिटी को, उनकी परफॉर्मेंस को हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हर क्लास के अंदर, हर बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है और हर बच्चों की अलग अलग एबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको हम मार्क्स असाइन करें। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर आए इंस्टेड ऑफ मार्किंग सिस्टम की बजाय, क्योंकि उनको उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स चाहिए था जिस वजह से हम बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम उनको चेक कर पाएँ। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कोशिश करी कि हम बच्चों को, जब हम उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करें तो हम उनको बहुत तरह के वेरियस पर्पसेस के बेसिस पे हम उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर हम उनकी बोथ कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव डोमेन्स के बेसिस पे हम उनके लर्निंग अचीवमेंट को जज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम करें किस तरह से? इन सब को करने के लिए वो ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर आए और ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे उन्होंने एक नया मैकेनिज़्म डेवलप किया, जिसके बेसिस पे हम हर सिचुएशंस के अंदर आप उन मैकेनिज़्म को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया। और ग्रेडिंग सिस्टम को लाने के लिए हर टीचर का अपना अलग क्राइटेरिया होता है ग्रेड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो देखो, वो टीचर टू टीचर भी वैरी करता है, एंड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी, एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी करता है। ग्रेडिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज़ करो एक ग्रुप के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको 75 एंड अबव स्कोर मिला है, और 14 स्टूडेंट्स हैं जिनको 60 से 74 के बीच में उनको मार्क्स मिले हैं। 24 स्टूडेंट्स को 50 से 59 के बीच में दे गॉट मार्क्स, एंड 34 स्टूडेंट्स को 30 से 49 के बीच में मिले हैं, एंड 18 स्टूडेंट्स को 0 से 29 के बीच में। So here we have classified 100 students into 5 categories on the basis of a specific criteria, and each category is represented by a specific letter. अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं who are outstanding and obtain distinction marks, और जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे who obtained first division marks, that is a 60 and above, that is why they are very good students. थर्ड कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं हु स्कोर्ड सेकेंड डिवीज़न मार्क्स, दैट इज़ अ 50 एंड अबव, देयरफॉर दे आर अ गुड स्टूडेंट्स. Similarly, the fourth category is of those who scored a score in a range of 30 and 49. They may be called as average students. But the students in the last category who obtained scores between 30 may be called as below average students belonging to unsatisfactory category. So जो ये आपको ग्रेड्स दिए गए हैं, इन ग्रेड्स की हेल्प से आपको बड़ी आसानी रहती है, आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हो। और इट इज़ अ नेसेसरी टू यूज़ द सिंबल इन सच अ वे so that it may be a very clear, and other people, they may be understand the performance of the students, like your students, teachers and parents, they are very easily understand the performance of the students with the help of that grading system. थैंक यू। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।